गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, और वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूं इस डीएनएस चैनल पे, डे नाइट स्टडी चैनल पे। और आपको मालूम है कि डीएनएस ने आपसे एक वादा किया था, याद है ना वो वादा, कि सर हम रटाएंगे नहीं समझाएंगे। हाँ, तो मैं आ गया हूं, मोहम्मद आदिल शरीफ। मैंने बीएचयू से बीकॉम, एमकॉम और मेरा यूजीडीसी और बीएड है। खैर ये डिग्री आज के जमाने में मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, वो स्किल मैटर करता है कि आप पढ़ाते कैसा है। और मेरा मानना है दोस्तों, एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, वो सीखा है कि टीचर जो होता है ना, वो बाय बॉर्न होता है। ऐसा नहीं कि टीचिंग स्किल सीखा जाता है। टीचर तो मैं बताऊं जन्म सिद्ध पैदा होता है टीचर। तो समझ लीजिए इसी इंटरेक्टिव सेशन में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इसको जरा बहुत ध्यान समझिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद होगा कि मैंने एक पिछला सेशन लिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आप सीयूईटी से बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, बीएचयू का क्या डिमांड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैंने आपको डिमांड बताया था। अब वक्त आ गया है कि बीकॉम में, जैसा कि आपको मालूम है कि बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको डोमेन स्पेसिफिक में 3 मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो इस सेशन में हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे होते हैं, तो आपको मालूम है। उसी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मैच द कॉलम किस तरीके से आते हैं, ये सब कुछ देखने वाले इस सेशन में। तैयार है आप लोग इस इंटरेक्टिव सेशन के लिए? यस सर, तैयार है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है और 11th ऑफ जनवरी उस दिन से आपका लाइव सेशन शुरू हो जाएगा। हम अपने ऐप पे अपना लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे और उसका ड्यूरेशन और टाइम सब कुछ आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मैं आपको इस कोर्स के फीचर्स के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि कुछ नहीं, ये कोर्स हम लोगों ने बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे लॉन्च किया, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है आपके लिए। डीएनएस एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, ताकि आदिल सर पढ़ाने वाले बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, आपको इस कोर्स से इनरोलमेंट से रिलेटेड, आप हमारे डीएनएस ऑफिशियल पे जाकर आप कॉल भी कर सकते हो। और डीएनएस ऑफिशियल का नंबर मैंने यहां पे दे रखा है, आप हमारे डीएनएस ऑफिशियल 6387986764। और अगर पर्सनली सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है या मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कॉमर्स रिलेटेड, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये कोर्स हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि सीयूईटी में 3 मेन सब्जेक्ट आता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। इसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में, अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो हमने वहां पे अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं। आप एकदम काम और कूल रहिएगा। मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से उसे क्रैक करना है। प्यारे बच्चों देखो, इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, हम लोग डिस्कस करने वाले। ध्यान समझना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो बच्चे, आपको मालूम है, सबसे पहले ये समझ लो कि अगर आप अपने डोमेन में इकोनॉमिक्स को एज ए डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो डोमेन में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमिक्स में। कितने क्वेश्चन बच्चे? 50 क्वेश्चन। अच्छा, करने कितने होंगे सर? सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एक गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। सिंपल है ना बच्चे, समझ में आया ना? जहां ना समझ में आया वहां पूछना। सर ये बताइए कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन एजर्शन रीजन आता है, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन और तीसरा मैच द कॉलम। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सर एजर्शन रीजन, ये वर्ड कुछ सुना सा है सर, एक बार समझाई ना। एजर्शन रीजन क्या है? मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में समझाता हूं। एजर्शन रीजन, मैंने कहा कौवा काला होता है। मैंने कहा कि जो कौवा है ना, कौवा एक बर्ड, वो काला होता है। ये एजर्शन है कि सर कौवा काला होता है। ये एजर्शन है। ध्यान समझना, ताकि जो बात ना समझ में पूछना। मैंने रीजन लिखा क्योंकि वो धूप में रहता है, क्योंकि वो धूप में रहता है। ये एजर्शन रीजन क्या है सर? एजर्शन बोलते हैं फैक्ट को और रीजन बोलते हैं उसके तथ्य, उसका एक्सप्लेनेशन को रीजन। एजर्शन मतलब कोई तथ्य, कोई फैक्ट। जैसे कौवा काला होता है, ये एजर्शन, एक फैक्ट है। हाँ सही बात है सर, एजर्शन सही है, फैक्ट, ये तथ्य है। रीजन का मतलब इस फैक्ट का कारण क्या है।
तो पता चला कि कौवा काला इसलिए होता क्योंकि धूप में रहता है। धूप में रहता है सर? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, यानी ये रीजन गलत है। हाँ, एजर्शन सही है, फैक्ट तो सही है कि कौवा काला होता है, लेकिन रीजन क्या है बच्चे? गलत है। इस तरीके से हम आपको एजर्शन रीजन पूरा क्लियर करवाएंगे। एक एक आज आपको बहुत सारे बच्चों को ये पता चला होगा एजर्शन रीजन होता क्या। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये एजर्शन रीजन क्या? आज मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इकोनॉमिक्स में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। या इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है या नहीं होता है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये एनालिसिस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये। उसके बाद आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आपने बचपन में पढ़ा ना, एक क्वेश्चन इधर उसका आंसर इधर, उसको आपको मैच करना होता है। जैसे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, उसमें मैच करना है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस, मैच करना है। एपीसी इज इक्वल टू C बाई वाई, एपीएस इज इक्वल टू S बाई वाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को मैच करने के लिए आपके पास आ सकता है। बच्चे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है और जल्दी जल्दी हमारे इस कोर्स में आप इनरोल कर लो ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझा सकें। आइए हम लोग सिलेबस डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि डोमेन स्पेसिफिक में आपको सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस पूछेगा। कौन से क्लास का? तो सर आपने बताया था डोमेन स्पेसिफिक में क्लास 12 का सिलेबस आता है। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं और ये बात फिर से बता दूं। आपको मैं बताऊं क्लास 12 का सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, लेकिन हुआ क्या पिछले साल? पिछले साल मैक्रो इकोनॉमिक्स तो था, जैसा कि आप 12th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बच्चे अभी 12th में होंगे या परसुइंग है उनको भी मालूम है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 12th में है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ लेकिन सर माइक्रो तो 11th में है। हाँ बच्चे, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स से पिछले साल आया था, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सर। इसका मतलब हम जब पेपर एनालिसिस किए तो हमें पता चला कि हमें मैक्रो भी पढ़ना होगा, हमें इंडियन भी पढ़ना होगा और हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन कवर करना पड़ेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग बताएंगे। ये समझ में आया ना? अच्छा, अब इसका डिटेल हम जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। एकदम बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आपको अच्छा एक बात बताओ बच्चे, एकदम लॉजिकल बात करना मुझसे ताकि मैं आपको समझा दूं। अभी सारे बच्चे जो लोग सीयूटी बीकॉम में अपीयर करने जा रहे हैं सब लोग इन 12th ही में ना, आप सब 12th में हो ना, तो क्या आप माइक्रो और इंडियन का सिलेबस नहीं जानते हो? ये कोई नायाब चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं? नहीं सर, मैं जानता हूं सिलेबस। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक है। मैं एक बार आपको एक तरीके से सिलेबस का एक छोटा सा मैराथन करवा रहा हूं, एकदम बेसिक से बस बता दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से, और एनालिसिस भी कर रहा हूं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी डिस्कस करता हूं। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप पहला चैप्टर है वो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या? फ्लो ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी ऑन रेगुलर बेसिस, इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा ना। उसमें दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हमारा, अगर हम बात करें, एक हमारा हाउस होल्ड होता है, दूसरा हमारा फर्म होता है। हाउस होल्ड को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, फर्म उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट करता है, या फिर हम हाउस होल्ड फर्म हमको गुड्स एंड सर्विस देता है तो हाउस होल्ड उसके बदले में पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करता है। ये सब चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। उसी तरीके से आप देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए कि मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक ऑफ फ्लो दोनों कॉन्सेप्ट है, नन ऑफ द अबव है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। रियल फ्लो को एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? फिजिकल फ्लो के नाम से जानते हैं। उस तरीके से नॉमिनल फ्लो क्या होता है? आपने ये सारा बेसिक जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा होगा। अब मुझे एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में एनालिसिस याद है, बट ये अभी हम चैप्टर या टॉपिक पढ़ाने नहीं आया, आपको एक सिलेबस का एक हम कवर कर रहे हैं, आपको सिलेबस कवर करवाने आए कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी यहां से आपका नेशनल इनकम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। व्हाट इज नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? जैसे यहां पे आपको जानना है इकोनॉमिक टर्शरी क्या होता है। इकोनॉमिक टर्शरी इट इज ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट वेयर आवर पर्सन गुड्स एंड कैपिटल कैन इजीली सर्कुलेट, इज नोन एज इकोनॉमिक टर्शरी।
मैं इंग्लिश में पढ़ाया हूं, बट मैं रटवाना नहीं है, मैं इसे समझाऊंगा डायग्राम बना के, आपको बताऊंगा, इंडिया का डायग्राम बनाऊंगा, इंडिया का डायग्राम, श्रीलंका का डायग्राम बना के बताऊंगा इकोनॉमिक टर्शरी किस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक टर्शरी के बाद, अगर हम लोग बात करें इसमें और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी एट एफसी क्या होता है, एनडीपी एट एफसी क्या होता है, एनएनपी एट एफसी क्या होता है, एनएनपी एट एमपी क्या होता है, इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हमें जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में ऑलरेडी आ चुका है, यहां पे जीडीपी एट एमपी है और यहां पे एनडीपी एट, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सीयूटी में आ चुका है, अब बोर्ड एग्जाम में भी आपके आने वाला है। तो ये सब कुछ कन्वर्जन में आपको सिखाने वाला, एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक टू डिटेल में जाने वाला है। ये हमारा हो गया नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एरिया। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में क्या पढ़ना है, आपको मालूम है नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड, तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपने ये तीनों मेथड पढ़ा हो तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या आपने नहीं पढ़ा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उस तरीके से इनकम मेथड में आपने क्या नहीं पढ़ा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सारा कुछ ऐड करते हैं तो एनडीपीएफसी आता है। फिर आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, ये सारा फार्मूला हमको डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका एजर्शन रीजन कैसे बनता है, इसका एमसीक्यू कैसा है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। देर किस बात का है, जल्दी जल्दी कोर्स को इनरोल करो और आदिल सर के साथ ये पूरा कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मनी चैप्टर में आपको मनी का मीनिंग, मनी का फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, उसी तरीके से मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कांसेप्ट है कि फ्लो कांसेप्ट है, M1 M2 M3 M4 M5, ये सब कुछ मनी में हम लोग देखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक पॉइंट बना। उस तरीके से अगर हम लोग बात करें बैंकिंग की, बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक क्या होता है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हम लोग देखते हैं सेविंग, करेंट, फिक्स डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है, मीडियम टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, कैश क्रेडिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, ये सब कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई, बैंकर्स बैंक टू द सुपरवाइजर, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी, उसमें रेपो रेट और उसके बाद बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा टॉपिक हम लोग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मोरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एक एक चीज याद है मेरे बच्चे। बस आप इस कोर्स में जल्दी से इनरोल कर लो ताकि आपको ये सेशन स्टार्ट करे और बहुत उम्दा तरीके से एक एक चीज, क्योंकि सारा कुछ एनालिसिस तरीके से और एक एक चीज, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, हम आपको 1-2 टॉपिक पढ़ाएंगे, एमसीक्यू लगवाएंगे, एजर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर तरह के एमसीक्यू लगवाएंगे ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ रहे? उसके बाद अगर हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड सर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बताओ। एग्रीगेट डिमांड में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बात करें, C+I, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C+A, एपीसी इक्वल टू C/Y, एपीएससी इक्वल टू S/Y, एपीसी प्लस एपीएससी इक्वल टू 1, एपीसी एमपीसी प्लस एमपीएससी इक्वल टू 1। उसका मनी मल्टीप्लाई K इक्वल टू 1/1 माइनस, अगला चैप्टर है ना इनकम डिटरमिनेशन, K इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, K इक्वल टू 1, मतलब मनी मल्टीप्लाई और एमपीसी में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मनी मल्टीप्लाई और एमपीएस में कौन सा रिलेशन होता है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे हम आपको। उसके बाद किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई निकालना तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा वाई, K इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये सारा फॉर्मूला आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इंतजार मत कीजिए और हमारे कोर्स में जल्द से इनरोल कीजिए ताकि आपको लाइव सेशन में एक एक चीज अच्छे से पढ़ा सके। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछिए, सारा सिलेबस एनालाइज हो रहा है अच्छे से। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, इस पे भी हम लोग को गौर करना, इसको भी समझने की कोशिश करना है ताकि कोई डाउट हो तो आप लोग। हाँ, तो अब देखो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ये व्हाट इज द एक्सेस डिमांड का मतलब, जब डिमांड ज्यादा क्यों हो जाता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, एक्सेस डिमांड का मनी सप्लाई से क्या कनेक्शन है, अगर एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी में हो जाएगा तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल
करते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये सारा कुछ आपको पढ़ाने वाले बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है और उम्मीद है आपको इस सेशन पसंद आएगा अगर आप हमारे साथ ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चे, ध्यान समझना ताकि आपको बात समझ में आ जाए, वो है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट क्या है। उसके बाद हमारा बजट में दो चीजें, एक रिसिप्ट है, एक एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम लोग बात करें फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इंप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। एक एक चीज हमारे दिमाग में सब कुछ बताएंगे आप लोग। इस इंटरेक्टिव सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर ले। फॉरेन एक्सचेंज में रेट में तीन तरह का होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन इसको कंट्रोल करता है, वेदर इट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, वेदर इट इज डिपेंड अपॉन द मार्केट डिमांड। सब कुछ समझाएंगे हम लोग इस सेशन में, आप देखते जाओ बस। उसके बाद बच्चे आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग पढ़ने वाले। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करते हैं दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक हमारा करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिटरी ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल ट्रांसफर में हम लोग देखेंगे कि जो भी पैसा बोरिंग से आता है या डिसइन्वेस्टमेंट से आता है या लोन से आता है, ये सारा कुछ हम लोग कैपिटल ट्रांसफर होता है। उस तरीके से हम लोग देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इंप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। सब कुछ से एमसीक्यू करवाएंगे, एजर्शन करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस करवाएंगे, एक एक चीज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इस सेशन को लाइक कर दें, कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है पूछिए, एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे बहुत ही डीपली। आगे बढ़े। उसके बाद देखो बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत ही आपसे इसमें डाटा पूछेगा आपसे, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे एजर्शन रीजन आ सकता है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए। आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है आपका, ध्यान समझिएगा। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बच्चे बात कर ले हम लोग, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में हमला किया था, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। उस बैटल ऑफ प्लासी में जब ब्रिटिशर ने हमारे देश पे कब्जा किया, जब हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को भगाया यहां से, जब हमने एक युद्ध किया उसके खिलाफ और ब्रिटिशर्स भाग गए, तो उस समय हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे थे। बड़ा जुल्म किया था ब्रिटिशर्स ने, हमारी एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद हो गया था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह बर्बाद हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ गई हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ गई। हमने अपने पंजाब और पता नहीं हरियाणा और किस किस एरिया में हमने डेवलपमेंट का काम किया, ये सब देखेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा चैप्टर है कि इंडियन इकोनॉमी 1950-1990। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ, तो उस समय हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से काम किया, इस अगले चैप्टर में। यानी यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बना, यानी इसमें हर पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, हर 5 साल पे आपको एक प्लानिंग बनाना, प्लान बनाना, उस पे काम हुआ। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब हमारी इकोनॉमी को फ्री कर देना, रिस्ट्रिक्शंस हटा देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे से काम नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से ऐड कर देना, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद देखेंगे गरीबी क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी इज सिचुएशन व्हेन पीपल डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जब इंसान को जिंदगी की जरूरत नहीं मिले तो वो गरीबी है। गरीबी के कारण क्या है, गरीबी को हटाने के लिए मनरेगा, नरेगा और पता नहीं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस तरीके से बहुत सारे योजना लाए गए जिसकी वजह से गरीबी हटाने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, स्टॉक ऑफ स्किल एंड नॉलेज एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब कुछ एकदम एनालिसिस की तरह हम समझाएंगे आसान लैंग्वेज में। मैं आपको बस एक सिलेबस का रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल निभाया, रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया गया, जो इनफॉर्मलाइजेशन
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कफोर्स था उसको किस तरीके से सही किया गया, उसी तरीके से जो शाहूकार और जमींदारों ने जो जुल्म किया था उस जुल्म को कैसे हमने खत्म किया, इससे जो एमसीक्यू बनेगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब एक ही जमीन हो और उसमें सारे परिवार वाले काम कर रहे हैं और छुपी हुई बेरोजगारी है वहां मेरे दोस्त, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, डैम, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, ये सब के लिए हमने क्या किया, ये सब कुछ देखेंगे। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या देखना है, पूरा चैप्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आज के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव डेवलपमेंट देखेंगे। इंडो पाक चाइना, आपको मालूम है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना लगभग एक ही समय में आजाद हुए, लेकिन आज चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। और क्यों निकल गया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। यही कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। जब तीनों देश एक समय पे आजाद हुआ तो चाइना इतना आगे कैसे निकल गया, चाइना एक डेवलपिंग नेशन कैसे है, ग्रेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज कैसे वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, किस तरीके से चाइना ने अपने रिवोल्यूशन लाया। चाइना क्या, कौन कौन से ऐसे रिवोल्यूशन है जिसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन रेट क्या, चाइना का ग्रोथ रेट क्या, चाइना सेक्स रेशियो क्या है, ये जेंडर बायस कितना है। चाइना की इकोनॉमी को इंडियन और पाकिस्तान की इकोनॉमी से हम कंपेयर करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाइना की इकोनॉमी, ये सब कुछ कंपैरिजन में हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए। और हम अब फिलहाल चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बच्चे मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग बेसिकली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू प्रोड्यूस, ये सारा कुछ पीपीसी कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट देखना। बस ये पहला में पढ़ना है। और दूसरा हम लोगों को क्या करना है बच्चे, यहाँ पे दूसरा हम लोगों को देखना है चैप्टर 2, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कार्डिनल अप्रोच विच इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच विच इज गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स, जिसमें कहा था यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं नंबर में। ऑर्डिनल ने कहा नहीं, सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं होगा नंबर में, सेटिस्फेक्शन को तो रैंक देंगे। तो कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाले, बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से डिमांड में हम देखेंगे डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, कॉजेज ऑफ मूवमेंट इन डिमांड कर्व। उस तरीके से डिमांड किसके कब प्राइस की वजह से हो जाता है, कब शिफ्ट हो जाता है। उस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड कब फेल हो जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे प्रोफेसर वेवलेन की थ्योरी क्या है, उसी तरीके से देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड फेल कब हो जाता है। ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इस इंटरेक्टिव सेशन में मैंने अभी मैंने बहुत स्पीड में आपका सिलेबस बताया, इसलिए क्योंकि हमें सिलेबस सबको वेल नोन होता है, बट एक बार आपको मैंने रिमाइंड करवा दिया जल्दी जल्दी सिलेबस को, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और हमें अपने क्लास पे फोकस करना है और हमें अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करना है। और उस लाइव सेशन में हमें ये समझना है कि हम किस तरीके से अपने कोर्स को ले जाएंगे। तो मैं आपके सामने फिर से ये बात बता रहा हूं कि 11 जनवरी से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक पर डे पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, एजर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस काबिल बना देंगे कि आप जाए और एंट्रेंस को क्रैक करके आए और सीयूईटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो डीएनएस ऑफिशियल पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे मेंटर्स, मुझे अगर पर्सनली आदिल सर को कांटेक्ट करना चाहते तो मैंने उसका भी नंबर दे दिया, 6388788130। जल्दी जल्दी कोर्स में करो इनरोल, बेसब्री से आपका इंतजार, ताकि हम एक लाइव सेशन शुरू करेंगे और इसी तरीके से आपका पूरा डोमेन में इतना जबरदस्त कमांड बना देंगे कि जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं उस तरीके से मेरे स्टूडेंट में फटाफट सारा कॉन्सेप्ट याद करके हटा दे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 11 तारीख से हम लोग मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।